So hey, welcome to Pharmies. Let's make it easy. This is the unit 5th of the pharmacognosy and this is the part 2 of that unit. In this video lecture, we have to learn the how we isolate the phytoconstituent from the crude drug, and after the isolation we need to प्योरिफिकेशन, मतलब कि जो भी हमने फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट निकाला है उसको प्योरीफाई करना नेसेसरी होता है, ताकि जो बहुत सारी चीज़ें उस फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट में थी उसमें से एक डिजायर्ड चीज़ हमें मिल सके। उसके बाद उसको भी हम लोग फर्दर प्योरीफाई करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी यील्ड निकालते हैं, वो भी एक अच्छे अमाउंट में। ठीक है, तो ये पढ़ने वाले हम इस वाले पार्ट में। सबसे पहला स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन करना, जो कि हमने पढ़ लिया है। एक्सट्रैक्शन होने के बाद, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अबव मेथड कंटेन वेरी, केमिकल मेथड से भी आप यूज़ कर सकते हो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और फर्दर भी होते हैं सेपरेशन टेक्निक लाइक इवोपरेशन मेथड एंड योर डिस्टिलेशन मेथड एंड सो ऑन। बहुत सारे मेथड होते हैं एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, और सॉल्वेंट मेथड भी होता है। हमने सॉल्वेंट मेथड पढ़ा था पिछले वाले पार्ट पे। फिर हमें प्योर केमिकल कंपाउंड मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब करेंगे हम उसके अंदर से आइसोलेट। आइसोलेट मतलब क्या होता है? जो डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर जो इफेक्टिव पार्ट है, जो असलियत में मेडिसिनल रोल निभाने वाला है, थेरेपेटिक एक्शन शो करने वाला है, उस चीज़ को हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट कैसे करेंगे? उस एक्सट्रैक्ट से। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट के बाद दूसरा प्रोसीजर होता है आपका आइसोलेशन। तो आइसोलेशन ये डिपेंड करता है एंड प्योरीफाई दैम, इसको प्योरीफाई हम लोग करते हैं इसको निकालने के बाद बाय डिस्टिंग्विश देयर फिजिकल और केमिकल मेथड। मतलब कि जो भी मिक्स्ड क्वांटिटीज़ है ना, अलग करना है, तो सबकी कुछ ना कुछ फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं मात्रा पे अलग होगी। उसका हम लोग यूज़ करके हम उन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो देखो, प्लांट को हमने पाउडर में कन्वर्ट कर लिया, फिर सॉल्वेंट डाल के एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, फिल्टर डाल के, फिल्टर लिक्विड एक्सट्रैक्ट जो हमने की पिछले पार्ट में पढ़ा था, यहाँ तक हमें समझ में आ गया था। अब यहाँ पे कर रखा है इन्होंने इवापोरेशन मेथड, जिससे कि हमें एक इवापोरेट होकर जो सॉल्वेंट था वो उड़ जाता है, हमें फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एक्टिव पार्टिकल हमें ड्राइड फॉर्म पे मिल जाता है। इसे हम लोग कहते हैं आइसोलेशन टेक्निक। ठीक है, अब आइसोलेशन टेक्निक हम लोग कर रहे थे अलग अलग मेथड से, इवापोरेशन और ये सब चीज़ था। अब फर्दर आइसोलेशन एकदम प्योर आइसोलेट कैसे करेंगे किसी भी सब्सटेंस को? तो ड्राइड एक्सट्रैक्ट ले लेंगे हम लोग। ठीक है, अब आइसोलेशन बाय केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल ले लो, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी, जिसमें क्या होता है, जो बहुत सारे ना, जैसे मान लो कि एक सॉल्यूशन जिसमें सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी, सब्सटेंस सी, सब्सटेंस डी पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे मिक्स है ये सब। अब क्रोमेटोग्राफी मेथड से देखो क्या होगा, जब ऊपर से अंदर फिल कर देंगे ये वाला सब्सटेंस, ड्राइड सब्सटेंस, और ऊपर से हम लोग एक नया सॉल्वेंट डालेंगे। बाकी मैं बताऊंगा मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज क्या होता है, वो अलग चीज़ बताऊंगा। ऊपर से हमने सॉल्वेंट डाला, जब ऊपर से सॉल्वेंट जाएगा तो सॉल्वेंट सिर्फ मिक्स करेगा, सबके साथ मिक्स होगा। ठीक है, पर सॉल्वेंट धीरे धीरे करके नीचे गिरता जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है। अब देखो, जो स्टेशनरी फेज, मतलब बाद में बताऊंगा, जो ऊपर वाले को लव करता होगा वो ऊपर ही रह जाएगा, बाकी सब नीचे आ जाएंगे। जो सेकंड लेयर को लव करता होगा वो सेकंड लेयर में रह जाएगा, बाकी सब नीचे आने लग जाएंगे सॉल्वेंट के साथ साथ। फिर जो सॉल्वेंट को लव करता होगा वो सॉल्वेंट के साथ नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा, और एंड में सॉल्वेंट के साथ ही बाहर निकलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे देखो क्या हुआ कि हमारे पास लेयर बन गए। लेयर बनने का मतलब क्या है? ऊपर वाले लेयर में सब्सटेंस ए, नीचे वाले लेयर में सब्सटेंस बी, नीचे वाले लेयर में सब्सटेंस सी, और सबसे नीचे वाले लेयर में सब्सटेंस सी। तो ये हो गया एक आइसोलेशन मेथड क्रोमेटोग्राफी में। अब क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? देखो, क्रोमेटोग्राफी में दो चीज़ हमें चाहिए होता है, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है ना, ये वाला अब मैं बताऊंगा, ये सेम ही चीज़ है, मतलब कि दोनों का प्रिंसिपल एक ही है। तो आप बेसिक्स प्रिंसिपल को समझो। ठीक है, वो मैं भी आगे करवा दूंगा, बहुत ही ईजी है। जब हम लोग क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो हमें डिजायर्ड सब्सटेंस आइसोलेट हो जाता है। सपोज करो सब्सटेंस ए जो था वो हमें मिल गया है, उसको हमने अलग से इकट्ठा कर लिया। अब उसको प्योरीफाई कर देंगे, ताकि उसमें से और भी अनवांटेड सब्सटेंस अगर कुछ बचे होंगे ना बाई चांस, वो भी रिमूव हो जाएगा, या फिर एकदम प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अल्कोहल वगैरह डाल के, और हम लोग उसको छोड़ देते हैं, तो इवापोरेट हो जाता है, क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हमें मिल जाते हैं एकदम प्योर कंपाउंड, हमें देखने को मिल जाता है। तो आइसोलेशन एंड द प्योरिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट डिपेंड करता है उसके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में। कई बार होता है कि दोनों जो ए बी सी डी ड्रग थे ना, जो भी मिक्सचर फॉर्म में थे, तीनों का ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, तब भी हम इन कुछ मेथड का यूज़ करके तब भी हम इनको अलग कर सकते हैं। तो ये इनकी खास बात होती है। जैसे जैसे मॉडर्न टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे ना और भी ज़्यादा, तो उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट करा डिकॉक्शन करके। ठीक है, हमें जो प्राप्त हुआ, अब उस प्राप्त चीज़ को हमने आइसोलेट करा उसके अंदर से, मतलब इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेज है ए बी सी डी। ठीक है, इसके अंदर से मुझे ए निकालना है, ए सब्सटेंस निकालना है बस। तो मैं आइसोलेट करूँगा और प्योरीफाई करूँगा। कैसे करूँगा? सपोज करो ये कैफीन है। अब हमें पता है जो कैफीन है इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस है, योर कैफीन भी है इसके अंदर, थियोफाइलिन भी है, एंड बहुत सारी चीज़ें। तो अब देखो, मुझे बस कैफीन अलग करना है। मुझे पता है जो कैफीन है वो सॉल्युबल तो है ही, लाइक जिसमें भी सॉल्युबल है, वाटर या अल्कोहल, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। सपोज करो कि अल्कोहल में डिजॉल्व है वो। ठीक है, पर हमें ये भी पता है जो कैफीन है
वो क्लोरोफॉर्म में और भी ज़्यादा डिजोल्व होता है, ठीक है, और भी ज़्यादा डिजोल्व होता है। ऐसे ही मैंने क्या करा, जैसे वाटर है यहाँ पे, ये वाटर में मिक्स है, मतलब जो कैफीन है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, पर क्लोरोफॉर्म में और भी ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या डाला, हमने डाल लिया अपना क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और ऊपर डाल दिया है हमारा कैफीन वाला जो भी तैयार हुआ था हमारा डिकॉक्शन के बाद, वो डाल दिया। आप देखो क्या होगा, हमें पता है कैफीन इसमें भी डिजोल्व है, पर क्लोरोफॉर्म में और भी ज़्यादा डिजोल्व है, तो धीरे धीरे करके सिर्फ कैफीन इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके कैफीन इसके अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। हम जब ये डिजोल्व हो जाएगा यहाँ पे, तो कुछ मिनट कुछ घंटे के बाद हम लोग इसको नीचे बीकर में इकट्ठा कर लेंगे, सिर्फ इस वाले लेयर को, जो ट्रांसपेरेंट लेयर दिख रहा है ना, मतलब क्लोरोफॉर्म का लेयर दिख रहा है, उस पर हम उसको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद उसको क्रिस्टलाइज कर लेंगे, मतलब कि इवापोरेट करवा देंगे फालतू चीज़, और वहाँ पे क्रिस्टल बनने को मिल जाएगा। तो ये जो क्रिस्टल बने हैं ना, वो हमारी एकदम प्योर कैफीन है, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि भाई ये कैफीन है भी या नहीं है। अगर है तो एकदम उसकी क्वालिटी क्या है, और अगर क्वालिटी भी है तो क्वांटिटी उसकी क्या है। तो ये सब हम लोग करते हैं हमारा क्रोमेटोग्राफी मेथड से, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी मेथड है, अभी बता दूंगा कि ये सब मैंने क्यों बोला, क्वालिटी और क्वांटिटी इनको दोनों ही क्यों कहा जाता है। देखो, अब हम दो चीज़ तैयार कर लेंगे, हम इसको कहते हैं स्टेशनरी फेज, क्योंकि हिलने नहीं वाला है। हमने एक ग्लास ले लिया, क्या कहते हैं इसको, जो हम लोग टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे रख के, तो इसको ले लिया और इसके ऊपर हमने कोट कर दिया सिलिका जेल, ठीक है, कोई भी हो सकता है, सिलिका जेल हो सकता है, सिलिका जेल 60 हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। उस ग्लास में हमने सिलिका जेल को एकदम लेयर बना दिया, एक पतला सा लेयर बना दिया, इसलिए इसको इसका नाम पड़ता है इस मेथड का थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। मतलब एक क्रोमेटोग्राफी ही है, पर एकदम थिन लेयर बना रहे हैं हम सिलिका जेल का, इसका नाम है इसलिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब देखो, ये एकदम पूरे प्रोसेस में एक ही जगह पे रहने वाला है, एकदम कभी भी मूव नहीं करने वाला, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी फेज, ठीक है। और बीकर के अंदर ले लेते हैं हम लोग सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट पानी है और वो मूव करता रहता है। मूव इसलिए कहते हैं, इसको भी आगे बता दूंगा, और क्योंकि वो मूव करता है इसलिए उसका नाम है क्या कहते हैं, मोबाइल फेज। हाँ, मोबाइल फेज नाम है उसका, ठीक है। अब फर्दर क्या होता है, हम इसको डिप करते हैं, डिप करने के बाद कैपिलरी मोशन होता है, और कैपिलरी मोशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ता रहता है, ठीक है, इसको कैपिलरी मोशन कहते हैं। और उसके बाद निकालेंगे तो हमें कलर देखने को मिलेगा। अगर कलर नहीं देखने को मिल रहा है तो हम स्प्रे करते हैं, मतलब कि कलरिंग एजेंट होता है वो, स्प्रे करते हैं, उसके बाद हमें कलर देखने को मिल जाता है। और कितने ऊपर तक चढ़ा है उसको कहते हैं आरएफ वैल्यू। दो चीज़ चढ़ता है, एक सॉल्यूट ऊपर तक चढ़ता है, एक सॉल्वेंट ऊपर तक चढ़ता है, ठीक है। और कहाँ से चढ़ा है, यहाँ पे लाइन होता है, यहाँ से ऊपर चढ़ता है, सॉल्वेंट भी चढ़ता है और सॉल्यूट भी चलता है। फिर दोनों का डिस्टेंस ले लेते हैं और आरएफ वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ये भी बाद में करवाऊंगा। तो इतना समझो कि होता क्या है, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, ये दोनों होते क्या है। तो इस मेथड से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं। अब देखो, जब मैंने बताया लेयर इकट्ठा हो रहा है, तो लेयर निकाल लेंगे और उसको वेट कर लेंगे, इससे हमें क्या पता चला, क्वांटिटी पता चल गया कि कितने ग्राम निकला है, ठीक है। अब ये है आपका सैंपल, सेम प्रोसीजर करो स्टैंडर्ड ड्रग के साथ। वो देखो कि यहाँ पे ये बन रहा है तो उसका भी यहाँ पे बन रहा है, तो मतलब दोनों का क्वालिटी अच्छा है। और अगर इसका जो ये ग्राफ आया है यहाँ पे, और जो स्टैंडर्ड का ग्राफ आया है नीचे ऊपर जो भी है, तो आपका मतलब इंफीरियर ड्रग है, क्वालिटी लो है, या उससे भी ज़्यादा हाई है। तो डिपेंड कर सकता है कि अगर आप एक एक्सपर्ट हो तो देख के बता दोगे कि क्वालिटी और क्वांटिटी इसकी क्या है, ठीक है। तो मैंने अभी क्रोमेटोग्राफी बताया, पर सिर्फ क्रोमेटोग्राफी नहीं होता, तीन मेथड होते हैं इस चीज़ को पता करने के। फर्स्ट होता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। बाय यूजिंग द लाइट वेव के थ्रू हम पता कर सकते हैं किसी भी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। फिर है दूसरा आपका इलेक्ट्रोपोरेसिस मेथड, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं और ताकि हम लोग सेपरेट कर सके किसी भी चीज़ को, ठीक है, अपने फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट को क्रूड ड्रग से सेपरेट कर सके। फिर लास्ट और मेन मेथड है आपका क्रोमेटोग्राफी, जिसको हमें डिटेल में करना है। बस यही तीन टॉपिक हमें करने हैं इस वाले यूनिट में, ठीक है। प्रॉपर नोट है और अलग अलग जगह से बना रखा है मैंने नोट्स, और आपको इसके हाईलाइट मतलब जो बैकग्राउंड होता है उसी में मिल जाएगा कि कहाँ से कौन सा नोट्स उठाया गया है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, सिंपल से लैंग्वेज में समझो। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, स्पेक्ट्रो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, और स्कोपी का मतलब होता है आइडेंटिफाई या स्टडी। तो इसमें यूज होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक गैजेट है जिसका यूज करके हम लोग बताते हैं कि उसकी स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रोमेट्री इज अ टेक्निक यूज डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन, मतलब कि कोई सब्सटेंस कौन से लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका हम लोग पता लगाते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से, ठीक है। तो फोटोमीटर काम कैसे करता है पहले हम समझ जाते हैं। सपोज करो कि कोई भी लाइट है, तो लाइट तो मेजर सोर्स सनलाइट है, ठीक है, पर इसका एक स्पेक्ट्रम होता है, जो कि स्पेक्ट्रम होता है विजिबल रेज, मतलब ऐसे रेज जो विजिबल हो उसको हम लोग कहते हैं विजिबल रेज, जिसका अमाउंट होता है 400 to 700 नैनोमीटर्स, ठीक है। पर यहाँ पे इस चैप्टर में ये तो 12th का है, पहली बात ये वाला टॉपिक जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बट हमें करना है अपने वी फार्मा के हिसाब से।
दैट्स वाई यहाँ पे हम विजिबल लाइट नहीं लेंगे, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ले लेंगे, मतलब ईएमआर ले लेंगे। वो कॉस्मिक रेज हो सकता है आपका, गामा रेज हो सकता है, यूवी रेज हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, विजिबल रेज हो सकता है, आईआर रेज हो सकता है, मतलब इंफ्रारेड, ठीक है, या रेडियो वेव्स भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी ले सकते हैं। विजिबल रेज के बारे में मैंने यहाँ पे बात करा है, तो सपोज करो कोई भी रे है, ये लेंस के थ्रू जाएगा, ठीक है। लेंस के थ्रू जाने के बाद मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रिज्म हो गया आपका, वो सिंगल लाइट व्हाइट लाइट 7 कलर में बढ़ जाएंगे, विप ग्योर के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम एक फिट कर देते हैं स्लिट। स्लिट मतलब होता है एक छेद, समझ लो आप। यहाँ पे एक ही लाइट को पास करा जाएगा, मतलब कि वेवलेंथ सेलेक्टर होता है कि आपको कौन सा वेवलेंथ चाहिए, उसके हिसाब से ये पोर खोल देगा और उसी लाइट को सिर्फ पास करेगा, बाकी को एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे हम अपना सैंपल रखेंगे, जिसको हमें चेक करना है कि ये कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको फिल कर देंगे, इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिट, ठीक है ना। सैंपल सॉल्यूशन में फिल कर देंगे। अब देखो कि अगर ये सब्सटेंस, सपोज करो कि ग्रीन लाइट है, ये ग्रीन लाइट होता है क्लोरोफिल बी का, ठीक है, मतलब क्लोरोफिल सबसे ज्यादा एब्जॉर्व करता है ग्रीन लाइट, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे हम अगर सपोज करो कि कोई भी सब्सटेंस ग्रीन लाइट पास करा, तो मतलब कि क्लोरोफिल, मतलब कि इसको सेट कर दो आप 500 से 550 के मीटर पे सेट कर दो, नैनोमीटर, ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ से ग्रीन लाइट निकला है और यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ पे सेंसर है, मतलब कि आपका एक गैजेट लगा है, स्पेक्ट्रोमीटर है, उसका डिटेक्टर, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ग्रीन लाइट पास हुआ, सपोज करो कि यहाँ पे 80 ग्रीन लाइट पास हुआ। अगर ये 80 के 80 एब्जॉर्व कर ले रहा है तो यहाँ रीडिंग कितना आ जाएगा, 0। अगर ये 40 एब्जॉर्व कर लेता है तो 40 वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें रीडिंग में फिर 40 शो होगा, क्योंकि 40, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई 40 वालीस कुछ नहीं होता, एग्जाम्पल एक समझ में आ जाए। तो यहाँ पे 40 पार्ट इसने एब्जॉर्व कर लिया और 40 पार्ट रिफ्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे रीडिंग में कितना शो होगा, 40। तो इसी तरह से रीडिंग होता है। जैसे यहाँ पे रेड लाइट आएगा, तो ये अगर रेड लाइट को एब्जॉर्व करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो यहाँ तक रेड लाइट पहुंचेगा और हमें यहाँ पे रीडिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर ये पूरा लाइट एब्जॉर्व कर लेता है तो रीडिंग हमें कम देखने को मिलेगी। तो ऐसे काम करता है स्पेक्ट्रोमीटर। तो एक एक कॉमन सा ले लेता हूँ, तो समझ में आ गया होगा कि स्पेक्ट्रोमेट्री ये मेथड होता है, और जिससे हम लोग चेक करते हैं इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। मतलब कि स्पेक्ट्रम, मतलब स्पेक्ट्रम होता है कि ये सारे रेस को स्पेक्ट्रम कहते हैं, और फोटो मतलब होता है लाइट, मीटर मतलब होता है कि गैजेट, जिसको मीटर मतलब होता है गैजेट जो उसको चेक कर सके, ठीक है। इसमें लाइट का मेथड यूज होता है, अमाउंट ऑफ लाइट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है सैंपल, और उसको कैलकुलेट करके हमें रीडिंग शो होता है, ठीक है। अगर इसको डेफिनेशन में बात करो तो अमाउंट ऑफ लाइट, कितना लाइट या वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है, उसके हिसाब से ग्राफ तैयार होता है यहाँ पे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसको कहते हैं, ये वाले लाइट को। ये देखने में हार्ड लग सकता है पर नहीं है, ठीक है। अब ये देखो वेवलेंथ कितना होता है विजिबल रेज का, 400 से लेके 700 इनके बीच में ही होता है, ठीक है। वैसे तो 390 से लेके 680 के अराउंड होता है, पर कोई नहीं, ऐसे आप याद रखो 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है वेवलेंथ। अब कितना लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अगर ज्यादा एब्जॉर्ब लाइट होगा तो ये ज्यादा ऊपर ग्राफ बनेगा, कम लाइट एब्जॉर्ब होगा तो कम ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब सपोज करो कि आपने वेवलेंथ रखा लाइट का, कितना रखा, 400 से 450 तक, 400 से 500 तक समझ लो, ठीक है। वैसे तो 400 से 450 रखो। तो इसमें क्लोरोफिल ए, मतलब कि ब्लू लाइट, जो क्लोरोफिल ए है प्लांट का, वो ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। कौन से स्पेक्ट्रम में, सॉरी कौन से वेवलेंथ में, 400 से 450 में। तो ब्लू लाइट यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिला। और अगर आप ज्यादा करते हो उसके बाद वेवलेंथ, तो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसी ग्रीन लाइट का देख लो, ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करता है आपको क्लोरोफिल बी। तो जब आप 500 या 550 लेके जाओगे अपना वेवलेंथ, तो आपको देखने को मिलेगा जो क्लोरोफिल है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद अगर फर्दर बढ़ाओगे 550 से, तो आपको एब्जॉर्ब होता हुआ नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो ग्रीन लाइट है वो थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब हो रहा होता है, मतलब कि 400 से लेके 600 तक की वेवलेंथ में थोड़ा थोड़ा रेड लाइट जो है, रेड लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, आपका कैरोटीनॉइड, ठीक है ना। ये आपको कैरेट में देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये वेवलेंथ में एब्जॉर्ब हो रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर पर जो मैक्सिमम देखने को मिनिमम रेड लाइट देखने को मिलता है, वो मिलता है आपको 650 से 700 के बीच में, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो द पीक इन द ग्राफ शोज मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस है वो किस लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, वो डिपेंड करता है। अगर उसका जब आप ग्राफ बनाओगे अलग अलग वेवलेंथ में, तो ये ग्राफ देख के आप बता सकते हो कि ये सब्सटेंस है वो इस लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। रेड लाइट की एब्जॉर्बेंस बहुत कम होती है, आई गेस, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। फिर अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, मैंने बता दिया। ये एक मेथड होता है जिसमें क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कोई भी हो सकता है, कोई सा भी रेज हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इसके अंदर कोई भी रेज हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेज के नाम लिख दिए कि वो कितने हद तक एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर निकाल सकता है, किसी भी रेज को रिफ्लेक्ट कर सकता है। व्हेन द मॉलिक्यूल और एटम और आयन ऑफ अ सैंपल मूव वन एनर्जी लेवल टू द एनर्जी लेवल, तो जब भी वो अपने लेवल, एनर्जी लेवल अप डाउन करते हैं ना, तो उनमें से एक हीट रिलीज होता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होता है। जिस एनर्जी को जो प्लांट एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो इसी मेथड से प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसी की वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है हमारे प्लांट में। तो इसी का मेथड हम लोग डिटेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। डिटेक्शन मतलब कि फंक्शनल ग्रुप चेक करना हो गया, कार्बन चेक करना हो गया, कितना कार्बन है, तो इन सब के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे
बहुत ही कम चांस है कि आपको एक्सट्रैक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही चांसेस है कि एनालाइज या फिर एनालिस या फिर आपका क्वालिटी या क्वांटिटी देखने को मिलेगा आपका वो। बाकी कहीं ना कहीं से आप क्वांटिटी चेक कर सकते हो इसका, कि सैंपल का और अपने क्रूड ड्रग सैंपल का और स्टैंडर्ड ड्रग का दोनों का ग्राफ मैच करे तो वहां से आप देख सकते हो क्वालिटी भी, पर वो अलग चीज़ है। तो अब ये समझो कि इसका मतलब क्या हुआ, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो बात हो रही है ना, देखो हमने 9th 10th 11th में पढ़ा था कि जब के एल एम शेल होता है ना एक एटम का, तो जब भी वो ऊपर की तरफ जंप करता है तो एनर्जी लेवल वो रिलीज करता है ना। तो इसी तरह का चीज यहाँ पे लिखा हुआ था। तो जब भी वो एक लेवल अप करता है तो उसमें से कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज होती है, एमिट होती है, ठीक है। फिर ईएमआर क्या है? ईएमआर होता है इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स, मतलब कि ये पार्टिकल से बनते हैं जिसको हम लोग फोटोन्स कहते हैं। फोटोन के पास दो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वेव कैरेक्टर के भी होते हैं, पार्टिकल कैरेक्टर के भी होती है। 9th से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा था, आप सनलाइट देख लो। देखो सनलाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। जो वो रेज लाती है उसके अंदर यूवी रेज होता है, और वो कहीं ना कहीं यूवी रेज होता है, ठीक है। साथ साथ वो जो लाइट लाती है, यूवी रेज तो अलग चीज है, वो लाइट भी लाती है, उसके अंदर क्या होता है, फोटोन्स होते हैं। फोटोन्स के पैकेट होते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा है। और जो सनलाइट की जो रेज है उसके पास दोनों कैरेक्टर होता है, वेव लेंथ कैरेक्टर भी होता है, और सॉरी वेव कैरेक्टर भी होता है और पार्टिकल कैरेक्टर के भी होते हैं। मतलब कि वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है, करती है, कर सकती है क्या। फिर देखो डिफरेंशिएट ईएमआर, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब कि जो रेज है वो आपकी विजिबल रेज हो सकती है, यूवी रेज हो सकती है, माइक्रोवेव्स होती है, आईआर रेडिएशन हो सकती है, रेडियो वेव्स भी हो सकती है। आप देखो इसका मतलब समझो। अगर वैसे मैं ये नहीं बोलूंगा इसका वेवलेंथ याद करो, पर करना तो पड़ेगा भी, जो हम आगे बढ़ेंगे ना तो उस वक्त तो आपको करना ही पड़ेगा। बट जो मेन थिंग है जो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, तो वो है ये समझाने वाला हूँ। सबसे छोटा होता है गामा रेज। क्या होता है आपका सबसे छोटा? गामा रेज सबसे छोटा होता है, ठीक है। उससे बड़ा आप ले लो, इससे बड़ा क्या ले लोगे आप? एक्सरेज ले लो, ठीक है। क्या ले लो? एक्सरेज ले लो। फिर यूवी रेज ले लो। फिर हमारा आता है विजिबल रेज, जहाँ हमें देखने को मिलता है, जो हमारी आंखें देख सकती है, वो भी बस इतना ही सा पार्ट है। वो होता है, वो मैं बता दूंगा उसका जो वो है। ये फ्रिक्वेंसी याद कर सकते हो, ये भी चार्ट याद कर सकते हो, बाकी ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। फिर मतलब इसका देखो वेवलेंथ इसका सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो ये एटम के इलेक्ट्रॉन तक घुस सकता है, ठीक है। इसका वेवलेंथ थोड़ा बड़ा होता है एक्सरेज का, तो ये सिर्फ सेल तक ही घुस पाता है। यूवी रेज का थोड़ा और बड़ा होता है, तो ये आपके स्किन को बस इन्फेक्ट करता है। विजिबल रेज कोई भी इन्फेक्ट नहीं करता है हमें, ठीक है। माइक्रोवेव हीट करता है, इसका वेवलेंथ और भी ज्यादा होता है, जो हमने पिछले वाले पार्ट में देखा है माइक्रोवेव। और इंफ्रारेड कहीं ना कहीं उससे आसपास ही होता है। फिर आता है रेडियो वेव, जो कि मीटर्स में बड़े होते हैं, इसलिए हमारे रेडियो टावर में यूज होता है ये। और ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, तो ये हमारे पेनिट्रेट नहीं कर पाते हमारे बॉडी को। मतलब जो भी पार्टिकल जितना छोटा होगा उसकी वेवलेंथ जितनी छोटी होगी वो हमारे बॉडी के उतने ही अंदर तक जा पाएगा, और उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएगा हमारे बॉडी को। और कॉस्मिक रेज और भी छोटी होती है, पर वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, तो हम लोग उसको स्किप कर सकते हैं, या शायद हमने उसको अच्छी डिटेल में अभी तक नहीं पढ़ पाए, तो वो अलग चीज़ है। वो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, वो हम अभी क्लेम तो नहीं कर सकते। पर अभी तो फिलहाल जो आप ये टॉपिक में है, वो कॉस्मिक रेज नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक है। आप देखो इसको थोड़ा लाइन से याद करेंगे, इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा लाइन से याद करेंगे, थोड़ा समझना थोड़ा सा, ठीक है। रेडियो वेव से स्टार्ट करते हैं। रेडियो वेव नहीं, फिजिकल विजिबल रेज से स्टार्ट करेंगे। विजिबल रेज और यूवी रेज कहीं ना कहीं आपस में एक जैसे ही हैं। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 200 से 400 होती है यूवी रेज की, और 400 से 800 होती है विजिबल रेज की, नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरेज का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 1 से लेकर 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। गामा रेज उससे भी छोटे होते हैं, तो ये एक मतलब कि 0 से लेकर 1 के बीच में होंगे, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग। और कॉस्मिक रेज उससे भी छोटे होंगे, मतलब 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर कितना छोटा होता है। यहाँ नेगेटिव में पहुंचे हम, अब इसके बाद पॉजिटिव में हमें जाना है, ठीक है। तो इंफ्रारेड जो टीवी रिमोट में होता है, आईआर होता है ना, वो आपका 2.5 से लेकर 25 माइक्रोन का होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव में आ गया। जो माइक्रोवेव में यूज होता है, माइक्रोवेव वो होते हैं आपके सेंटीमीटर्स में। माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ होता है वो होता है आपका 1 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इसको याद करना बहुत ईजी। और रेडियो वेव तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, टावर्स में यूज होते हैं, इसलिए मीटर्स में होते हैं इसके। 1 से लेकर 1000 मीटर तक इसका वेवलेंथ होता है। आई होप ये याद हो गया होगा अगर इसको आप इजीली अंडरस्टैंड करोगे। अब ये कैसे नुकसान पहुंचाते हैं हमारे बॉडी को या हमारे सेल को, या जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हम निकालने वाले हैं, तो उसको उसका वेवलेंथ कैसे पता करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, जो रेडियो वेव है वो नुकसान पहुंचाएंगे नहीं, ठीक है। वो क्या लाते हैं असलियत में, देखो ये लाते हैं, ये जो दिखता है वो मॉलिक्यूल्स में हमें देखने को मिलता है, मतलब जो भी चेंज देखने को मिलते हैं मॉलिक्यूलर चेंज होते हैं। तो मॉलिक्यूलर चेंज हो रहा है तो हमारे डीएनए में कोई इफेक्ट दिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये जो निकलता है ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाता है, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो उसके स्पिन्स में चेंज लाता है। माइक्रोवेव हमने पिछले वाले टॉपिक में करा था फर्स्ट पार्ट पे। माइक स्पिन लेवल चेंज करता है ये, मतलब कि जो डाइपोल डाइपोल मूवमेंट होते हैं, आयनिक कंडक्शन होता है, उनमें चेंज करता है। बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं होता है हमारे बॉडी को, ठीक है। ठीक है, फिर आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो टीवी के रिमोट है, वो ज्यादा से ज्यादा आपके मॉलिक्यूलर को वाइब्रेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन पैदा करता है आईआर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। अब विजिबल आपको पता है कि ये कोई भी चेंज नहीं लाता है, तो ये ज्यादा ज्यादा पर यूवी रेस जरूर लाता है, ठीक है। तो यूवी रेस क्या कर सकते हैं आपके जो बाहरी लेयर, जो आपका जो होता है ना एक सेल,
सपोज करो ये सेल है, ठीक है। इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बाहर की तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे ये वहां पे इफेक्ट शो करता है, इसलिए कैंसर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को हटा भी सकता है लास्ट वैलेंस सेल से, और इलेक्ट्रॉन हट गए तो क्या कहते हैं, अनस्टेबल हो जाएगा एक एटम, और उससे हमें कैंसर शोज होने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे चेंज लाते हैं। एक्सरेज क्या रखेंगे, एक्सरेज थोड़े से और अंदर जाते हैं। एक्सरेज मतलब हड्डियों तक जाते हैं ना, आपके हड्डियों तक को पेनिट्रेट, मतलब हड्डी के सेल को तो नहीं पेनिट्रेट कर पाते, पर ये और अंदर तक जाते हैं, मतलब कि ये के और एल शेल तक जाते हैं, और वहां पे इलेक्ट्रॉन चेंज देखने को मिल सकता है एक्सरेज से। गामा रेज क्या है, विथ इन एटॉमिक लेवल चेंज ला सकता है ये। इसका मतलब क्या है, मतलब कि ये पूरे एटम के अंदर तक जा सकता है, यहाँ तक कि एटम्स को भी डिस्प्लेस कर सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा बेकार है। क्यों, क्योंकि हमारा जो डीएनए, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वो क्या है, डीएनए। और डीएनए किससे बना हुआ है, एडेनिन, ग्वानिन, और ग्वानिन ये सब किससे बने हुए, सेल से ही तो बने, कार्बन वगैरह जो भी है लिंकेज होता है, बॉन्ड होता है, वहां पे वो कोई भी सेलुलर चेंज ला रहा है, वो एटम को ही डिस्प्लेस कर देगा। एटम को डिस्प्लेस करने की वजह से हमारा सेल डीएनए में चेंज देखने को मिल सकता है, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो ये एटॉमिक एकदम एटम्स में चेंज लाता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, जितना बड़ा रेस है उतना ही बॉडी के अंदर नहीं जा पा रहा है, और जितना छोटा रेस है वो और भी ज्यादा बॉडी के अंदर जा पा रहा है, ठीक है। अब आगे वाला चीज थोड़ा सा आपको रटने वाली चीज है, बाकी इतना भी हार्ड कुछ नहीं है, अभी मैंने क्या बताया उससे रिवाइज भी हो जाएगा। यूवी रेस क्या कर रहा था आपका, देखो यूवी रेस क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे चेंजेस ला रहा था, इसलिए दिस टेक्निक इन्वॉल्व एनालिटिक मेथड के यूज करते हैं, सिर्फ एनालिसिस ही करते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोमेट्री से, ताकि हम लोग मेजर कर पाए कि लाइट कितना एब्जॉर्ब हो पा रहा है इन बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ 200 से 800 नैनोमीटर। इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे विजिबल रेज और यूवी रेस के बारे में ही पढ़ने वाले, बाकी कोई भी रेस वेव के बारे में नहीं पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड के लिए, क्योंकि जितने छोटे हो गए हैं वो सेल के अंदर चला जा रहा है, तो उससे एनालिटिक कुछ कर नहीं सकते, इसलिए यूवी रेज और विजिबल रेस का यूज करते हैं हम लोग ज्यादातर। यूवी विजिबल used in the field of pharmacy for identify the confirmation of the plant constituent, a very dilute solution should be used, मतलब कि जो सॉल्वेंट यूज होगा उसमें बहुत ही कम मात्रा में यूज होगा, मतलब कि आपको सॉल्वेंट बहुत कम मात्रा में लगेगा, और अगर आपका सैंपल साइज भी बहुत छोटा है तो वो भी इसके लिए बहुत काफी है, ठीक है। और आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज करते थे कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, मतलब कि कितने कार्बन का बनाया है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये सब चीजें। तो एग्जांपल ले लो, फ्लेविनॉइड का हमें निकालना है, कोई एक याद करो बहुत है। फ्लेविनॉइड का निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, यूवी रेज इतना चाहिए होगा, ठीक है। हमें यूवी रेज इतनी की नीड होगी, और विजिबल रेज इतनी की नीड होगी, ठीक है। इस वेव में रखेंगे तो यूवी रेज पता लग जाएगा, और इस वेव में रखेंगे तो विजिबल रेज के बारे में पता लग जाएगा। एनएमआर क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है ना, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट वगैरह, उसके बारे में कैसे, उसके थ्रू हम लोग क्या पता कर सकते हैं, इससे हम लोग दो चीज पता कर सकते हैं कि कितना हाइड्रोजन है आपके जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट ले लो, कंपाउंड ले लो, कोई भी ड्रग हो गया, उसमें कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कितना कार्बन प्रेजेंट है, ये दोनों हम लोग एनएमआर मेथड से पता कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एनालिटिकल मेथड। ग्राफ तो बनेगा ही बनेगा, वो अलग चीज है। पता क्या क्या कर सकते हैं इस मेथड से, तो एनएमआर मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना हाइड्रोजन है और कितना कार्बन है, ठीक है। मतलब प्रोटॉन का यूज करके हाइड्रोजन का पता कर सकते हैं, और कार्बन 13 का यूज करके कार्बन का पता कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये आप जब जाओगे ना, तो ये आपको फर्स्ट यूनिट में कहीं ना कहीं सिमिलर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, कार्बन 30 एक रेडियो एक्टिव है, और इसका यूज करके हम लोग डिटेक्शन करते थे किसी भी कंपाउंड का, हाँ क्या, मेटाबॉलिक पाथवे का, ठीक है, उसी तरह से रिलेटेड है। फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट पता कर सकते हैं, इसके नाम में ही है, ठीक है, कि जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इसका यूज करके हम लोग ये पता कर सकते हैं। फिर क्या है हमारा, देखो, फिर है हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब कि यूवी रेस का यूज करेंगे और उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, तो उससे हमें क्या पता लगेगा, उससे हमें पता लगेगा जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, मतलब सैचुरेटेड कार्बन है या फिर अनसैचुरेटेड कार्बन है, इससे हमें ये पता चलता है। फिर इंफ्रारेड का यूज करेंगे तो हमें क्या देखने को पता लगेगा, हमें इससे फंक्शनल ग्रुप देखने को पता लग जाएगा, जो इंफ्रारेड है, IR रेडिएशन है, जो विजिबल रेस के बाद था, ठीक है, उससे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, ये नैनोमीटर के होते हैं ना ये। और जो हमारा एक छोटा सा रेज होता है वो होता है एक्स रेज, उससे हम लोग पोजीशन का पता लगा सकते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस पोजीशन में लगा हुआ है। तो हमने 4 रेज के बारे में बात करा, फर्स्ट था आपका यूवी रेज, फिर विजिबल रेज से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं आपका जो, ठीक है, मैं दोबारा से कर लेता हूँ, अभी पीछे चला जाता हूँ ना, एक एक करके बता सकता हूँ। देखो, यूवी रेज से हम क्या पता लगा सकते हैं, आपका आपका वो लेंथ पता लगा सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, ठीक है ना। फिर एनएमआर से हम क्या पता लगा सकते हैं, उसके रेजोनेंस पता लगा सकते हैं, मतलब कि कितने हाइड्रोजन है कितने कार्बन है का बना हुआ है वो कंपाउंड। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग उसका मास पता कर सकते हैं। विजिबल रे से हम लोग ये वाला ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना, जो यहाँ पे लेफ्ट में दिख रहा है सबसे ऊपर, वो वाला ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे आते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंफ्रारेड से हम पता कर सकते हैं कि जो IR है ना, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें रखा हुआ है, ठीक है।
यूवी से हम लोग और भी पता कर सकते हैं। यूवी रेस जो था हमारा, यूवी रेस से हम लोग क्या पता कर देते हैं, वो कितने कार्बन है उसके अंदर, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। एक्स रेस से हम क्या पता कर रहे थे कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ किस पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। तो जितना छोटा छोटा होता जा रहा है उसके हिसाब से अलग अलग मेथड उसको यूज करके हम लोग कंपाउंड के बारे में डिटेल में पता करते जा रहे हैं। तब आई आर रेडिएशन 3 टाइप के हो सकते हैं आपके, नियर, मिड और फार, ठीक है। ये क्या है, थ्री रीजंस में ये बटे हुए हैं। तो इट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप दैट इज इन द कंपाउंड, की कौन से कंपाउंड में। आई आर को थोड़ा डिटेल में कर रखा है इन्होंने, ये रहा, ये जो है ना आई आर मेथड, इसको थोड़ा डिटेल में नीचे बता रखा है कि जो कंपाउंड कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा हुआ है। तो ये 3 तरह के होते हैं, नियर, मिड और फार। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैव स्पेसिफिक एब्जॉर्बमेंट, मतलब कि हर जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो अलग अलग टाइप का है, ठीक है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब उसका अलग अलग ग्राफ देखने को हमें मिलता है। जैसे कि अल्कोहल है, उसका जो ग्राफ है बहुत हाई पीक देखने को मिलता है, मतलब कि 3600 नैनोमीटर। और जो फिनोल है उसका 410 सेंटीमीटर के अराउंड हमें देखने को मिलता है, उसका पीक मतलब छोटा सा होता है। फिर आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये बहुत छोटा टॉपिक है और इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, और हमने ये 10th और 12th क्लास दोनों में कर रखा है। तो एक टेक्निक होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें है ना वही कंपाउंड यूज होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। जैसे सपोज करो कि प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। डीएनए का नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और डिपेंड करता है, आरएनए का भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो पर इसके लिए जो कंपाउंड है जिसके बारे में हमें पता लगाना है, एनालिसिस करना है, या फिर हमें उसका वो करना है, क्या कहते हैं, आइसोलेशन करना है, उस पर कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए, ठीक है। ये नेसेसरी है। अब देखो ये होता कैसे है, ठीक है। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। पर मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। अब देखो, सैंपल इज स्प्रेड इन अ जेल। सबसे पहले हमें जेल तैयार करना होगा। ये जेल आपका अगार अगार जेल भी हो सकता है, ठीक है, सिलिका जेल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो एक मोटा सा परत बना लेंगे जेल का, इसके अंदर हमने जेल फिल कर लिया, ठीक है, अगार अगार जेल फिल कर लिया। अब क्या होगा, टू एंड ऑफ स्लैब्स आर सस्पेंडेड इन अ टू सॉल्ट सोल्यूशन दैट आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोड। ऐसा भी दिख सकता है, ये ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा ही दिख सकता है, पर एक ही चीज है, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब 2 चीज एंड बनाने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको अटैच कर देना है आपके पावर सप्लाई से, ठीक है, सब कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, बीच में जेल है, और जेल में ही मिक्स कर देंगे हम, मतलब टॉप पे ही रख देंगे, नीचे भी नहीं रखेंगे, मतलब यहाँ पे एक साइड पे रख देंगे अपना सोल्यूशन, जो भी जिससे हमें कुछ भी सेपरेट आउट करना है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे रख देंगे। सपोज करो डीएनए रख दिया, ठीक है। डीएनए हमें पता, ऐसे ही पता करते हैं हम लोग कि किसका ये डीएनए, तो यहाँ पे हमने डीएनए सैंपल रख दिया, यहाँ पे डीएनए सैंपल रख दिया, ठीक है। यहाँ पे दूसरे बंदे का डीएनए रख दिया, तीसरे बंदे का डीएनए रख दिया, चौथे बंदे का डीएनए रख दिया। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर पूरा ही कंपाउंड रख दो आप, ठीक है। अब इससे क्या होगा देखो, इससे 2 चीज पता चल सकता है, मॉलिक्यूलर वेट पता चल सकता है, और पार्टिकल साइज पता चल सकता है, पार्टिकल का वेट पता चल सकता है, और हम लोग उसको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। तो तीनों चीज एक साथ कर सकते हैं, अभी बताता हूँ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कर दिया। अब यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जब करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड बिहेवियर शो करेगा, कंडक्शन शो करेगा। अब कंडक्शन शो करा, और ये जो जेल है, जेल जेल यहाँ पे बफर सोल्यूशन की तरह एक्ट करेगा, जैसे कि NaCl का ब्रिज बनाते थे हम लोग 9th क्लास में, अगर आपको याद हो, ठीक है, उसकी तरह शो करेगा। अब जब हम लोग वोल्टेज इसमें अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, अपोजिट पार्टिकल्स रिएक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे अपोजिट चार्ज के साथ, ठीक है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव तरफ। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो सैंपल यहाँ पे अपने प्लेस करें, सपोज करो, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ये है। और देखो, जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, मतलब कि 1 सेकंड के अंदर इतना मूव कर लेंगे, और जो एकदम भारी पार्टिकल होंगे, लार्ज पार्टिकल होंगे, वो स्लो मूव करेंगे, मतलब 1 सेकंड में सिर्फ इतना ही मूव कर पाएंगे। तो दूसरा चीज ये होती है इसमें, ठीक है। इसी मेथड से हम अलग अलग चीज के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जेल बना होता है आपका पॉलीसेकेराइड, पॉली सॉरी ये रहा, पॉली एक्राइलमाइड, या फिर अगारो से भी बना हो सकता है, ठीक है ना। जेल एक सैंडविच टाइप का होता है, कि देखो क्या किससे बना होता है, बिटवीन द ग्लास ऑन द प्लास्टिक, सैंडविच की तरह काम करता है, मतलब ग्लास, जेल, फिर आपका जो सैंपल है, फिर उसके ऊपर ग्लास, सैंडविच की तरह आपका तैयार हो गया, ठीक है ना। इसी तरह का सैंडविच जैसा ये देखने को मिलता है आपका। आप देखो ये कैसे काम करता है। इससे इलेक्ट्रोड होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो जब भी हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे, ये आकार का बना हुआ है, ठीक है ना, बफर की तरह काम, ये बफर की तरह काम करेगा। और ये आपका पेपर, इसको नाम ही हम लोग बोलते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि ये पेपर इसका बना होता है, ठीक है। अब जब भी हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे, तो ये जो पॉजिटिव है, कैथोड है, उस पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। अब जो इनके नाम है ना, वो डिपेंड करते हैं कि आपका बफर क्या है, ठीक है, और आपका जो ब्रिज बन रहा है वो कैसा है, उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि और टेक्निक बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो ब्रिज है वो पेपर का है, इसलिए इसका नाम है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस,
और जो बफर सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट के जैसे NaCl हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ऐसे इस तरह के, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, ये जेल का भरा हुआ रहता है बीच में और पॉजिटिव नेगेटिव बटे हुए थे, ये भी है ना पॉजिटिव नेगेटिव है ये, ठीक है। और यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड है, तो इसका एग्जाम्पल है जो जेल है पॉलीएक्रिमाइड हो सकता है, अगार अगार जेल भी हो सकता है, अगार बेस जेल भी हो सकता है, अगार रोज जेल भी हो सकता है। कैपिलरी में क्या होता है, ये जो लगा हुआ है वो कैपिलरी है, मतलब कि एक पाइप टाइप का है, सॉलिड पाइप है, इसलिए इसका नाम है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। बाकी सब में एक ही चीज होता है, ठीक है ना। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ इसका। सपोज करो यहाँ पे आपने डीएनए रखा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज का, मतलब खुद जो डीएनए वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। जब इसको ऑन करोगे तो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव की तरफ मान लो अट्रैक्ट हो रहा है, आपने 2 सेकंड के लिए इसको ऑन करा, तो 2 सेकंड में जो भी छोटे छोटे पार्टिकल थे वो यहाँ पे आ गए, जो उससे हैवी थे, मतलब कि जिसका वेट थोड़ा ज्यादा था वो यहाँ पे आ गया, मतलब कि दौड़ नहीं पाएंगे ना इतना। जो पतला बंदा होगा वो ज्यादा दौड़ेगा, ठीक है, जितने आगे तक पहुंचेगा। जो और मोटा होगा पीछे, जो और मोटा होगा पीछे 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 पीछे, और सबसे मोटा वाला सबसे पीछे रह जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, सबसे पहला चीज कि सेपरेट आउट हो गए ये, मतलब कि अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे आइसोलेशन हो गया। दूसरा, वेट वेरिएशन हो गया, मतलब कि अलग अलग वेट का कंपाउंड हमें अलग अलग जगह देखने को मिला, ठीक है। तीसरा क्या हुआ इसमें, हमें वेट की वजह से साइज के बारे में इसका पता लगा, ठीक है। और मास और वॉल्यूम के बारे में हमें यहाँ से पता लग जाता है। तो ये था स्पेक्ट्रोमेट्री और इलेक्ट्रोफोरेसिस, और बाद में डिटेल में हम करेंगे